जय हिंद एंड वेलकम टू द चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ SSB टेस्ट के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आफ्टर गेटिंग स्क्रीन्ड इन यू हैव टू स्टे एट द SSB फॉर 5 days एंड ड्यूरिंग दीज 5 days डिफरेंट टेस्ट आर कंडक्टेड। एक होता है साइक टेस्ट, एक होता है आपका GTOs और एक होता है इंटरव्यूज। एंड बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस इन ऑल दीज डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट द SSB फाइंड्स आउट वेदर यू विल फिट इन द फ्रेमवर्क ऑफ आर्म्ड फोर्सेज और नॉट। तो इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखिएगा, जिससे कि मैं आपको ये बता पाऊँ कि सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट, अगर हम साइक टेस्ट की बात करें या GTOs की बात करें, तो इनमें से कौन से ऐसे टेस्ट होते हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनका वेटेज थोड़ा ज़्यादा होता है, और आप कैसे उन टेस्ट के लिए सही अप्रोच से प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साइक टेस्ट से। साइक टेस्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट दैट इज कंडक्टेड इन द SSB। और साइक टेस्ट की डिटेल में जाएं तो इसमें बेसिकली 4 टेस्ट होते हैं, स्टार्टिंग विद TAT, WAT, SRT एंड HTT। TAT स्टैंड्स फॉर थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट। TAT जो है साइक टेस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है, और इसका रीज़न ये है कि आपको टोटल 12 स्टोरीज लिखनी होती है वन आफ्टर द अनदर, और ये पूरा टेस्ट लगातार कंडक्ट किया जाता है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको ब्रेक्स मिलते हैं। आफ्टर हैविंग योर ब्रेकफास्ट यू सिट फॉर वंस एंड देन यू फिनिश द टेस्ट। 2-2.5 घंटे तक लगातार आपको अपने रिस्पॉन्सेज लिखने होते हैं। नाउ ये टेस्ट इतना डिफिकल्ट क्यों है? इसका रीज़न ये है कि पहली बात तो आप एक बहुत ही स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में होते हैं। इस टेस्ट का एम है आपके थॉट प्रोसेस को जानना। नाउ इन ऑर्डर टू नो समवन्स थॉट प्रोसेस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू पुट दैट पर्सन अंडर स्ट्रेस। यही इंश्योर करने के लिए साइक टेस्ट कराया जाता है। आपको अलग अलग तरह के स्टिमुलस दिए जाते हैं इन फॉर्म ऑफ पिक्चर्स, जैसे कि PPDT में भी आपको एक पिक्चर दिखाई जाती है। सिमिलरली इन TATs यू आर शोन अ टोटल ऑफ 11 पिक्चर्स वन आफ्टर द अनदर एंड यू आर सपोज टू राइट अ स्टोरी अबाउट द सेम। अब बात करते हैं कि स्टोरी अच्छी कैसे लिखी जाए और कैसे ये इंश्योर किया जाए कि आपका परफॉर्मेंस TAT टेस्ट में ऑप्टिमम हो। सबसे पहली चीज़ है बीइंग प्रैक्टिकल। जो भी पिक्चर आपको दिखाई जाती है, आपकी जो स्टोरी होनी चाहिए वो आपके कैलिबर की होनी चाहिए, आपके पोटेंशियल की होनी चाहिए। जो भी एक्शंस आप लेते हो, बिकॉज समवेयर यू रिजेंबल द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। जो भी आपकी क्रिएटिविटी है, जो भी आपके आइडियाज़ हैं, किसी पर्टिकुलर पिक्चर को एक सिचुएशन में सोचने के बाद जो आपके एक्शंस होंगे वो आपको ही रिजेंबल करेंगे, आपकी पर्सनैलिटी को रिजेंबल करते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे प्रैक्टिकल। किसी भी छोटी प्रॉब्लम को बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है, और किसी ऐसी पिक्चर में जिसमें आपको लग रहा है कि ये तो एक नॉर्मल सी पिक्चर है, अपनी लाइफ की तरह एक नॉर्मल सा सीन है, इसमें 2-3 फ्रेंड्स हैं, वो आपस में डिस्कशन कर रहे हैं कोई, और वो हो सकता है कोई ट्रिप प्लान कर रहे हो सकता है अपने एग्जाम के बारे में कुछ डिस्कस कर रहे हो, तो ऐसी पिक्चर्स में आपको कुछ बहुत हाई फाई लिखने की भी ज़रूरत नहीं होती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे प्रैक्टिकल एंड राइट एक्शंस दैट यू कैन डू एज एन इंडिविजुअल। इस पॉइंट को प्लीज मार्क करिएगा, राइट ओनली दोज एक्शंस विच यू कैन डू एज एन इंडिविजुअल। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द GTOs। GTOs में टोटल 9 डिफरेंट टास्क होते हैं, लेकिन सारे टास्क उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते जितने कि स्टार्टिंग के जो 3-4 टास्क होते हैं GTOs के वो होते हैं। और स्टार्टिंग के 3-4 टास्क में मेनली आपका होता है ग्रुप डिस्कशंस, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क एंड द कमांड टास्क। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि बाकी टास्क को लेकर आप निश्चिंत हो जाओ और उसमें आप नहीं अच्छा परफॉर्म करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेक श्योर दैट यू गिव योर बेस्ट इन ईच एंड एवरी टेस्ट दैट इज देयर। जो भी टेस्ट ऐसे हैं जिनका वेटेज ज़्यादा है, वहाँ पर आपको डेफिनेटली अपनी परफॉर्मेंस और अच्छी देनी चाहिए। बहुत से बच्चों की ये भी क्वेरीज आती हैं कि सर कौन सी कोचिंग ज्वाइन करें। मैं हमेशा आपको वही चीज़ें बताता हूँ या रिकमेंड करता हूँ जिस पे मुझे भरोसा होता है, और जो कोचिंग्स या जो प्लेटफॉर्म्स बच्चों को रिजल्ट ला कर देते हैं, मैं सिर्फ वही चीज़ें अपने चैनल पे रिकमेंड करता हूँ। कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जब भी आप एक SSB कोचिंग सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहला चीज़ तो ये है कि जो एसेसर्स हैं, क्या वो DIPR ट्रेंड एसेसर्स हैं, क्या वो पहले SSB में एसेसर्स रह चुके हैं, क्या उनको ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस है। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि क्या उस कोचिंग के रिजल्ट्स वेरीफाइड है, और तीसरी चीज़ ये है कि जो भी एसेसर्स वहाँ पे हैं, क्या उनका टीचिंग स्टाइल आपको सूट करता है, क्या आपको उनका टीचिंग स्टाइल पसंद आता है। इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं डेफिनेटली आपको रिकमेंड करूँगा LWS SSB कैंपस, और इसका रीज़न बहुत ही सिंपल है दैट LWS हैज़ गिवन मोर देन 500 रिकमेंडेशंस इन द लास्ट 4 years। साथ ही साथ NDA 1, NDA 2, 2024 की बात करें तो वी हैड अराउंड 200 रिकमेंडेशंस इन टोटल। TS एंट्री से लेकर FCAT, CDS, NCC स्पेशल एंट्री, हर एंट्री में LWS के बच्चों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, और उसका रीज़न भी है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि LWS के अलावा कोई भी अच्छी कोचिंग नहीं है, बट आई कैन डेफिनेटली गारंटी दैट इफ़ यू गो टू LWS you will definitely see a lot of change in yourself because their methodology of teaching is very different. I really loved the environment when I went there myself. मैंने बच्चों से इंटरेक्ट किया, असेसर से बात की, खुद ऑन ग्राउंड देखा कि उनका तरीका क्या है बच्चों को ट्रेन करने का, एंड आई रियली लाइक द वे दे टीच। सो अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं LWS रिकमेंड करूँगा, बट अगेन एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू 3-4 पॉइंट्स दैट यू शुड कंसिडर, तो प्लीज़ उनको कंसिडर करने के बाद ही कोई कोचिंग ज्वाइन करिएगा। एंड टॉकिंग अबाउट LWS, अभी उनके बैचेस शुरू होने जा रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप जब भी SSB कोचिंग जाते हैं
तो आप टाइम से इनरोल करा लें, आप ज़्यादा टाइम ऐसा आप टाइम से इनरोलमेंट ले लें जिससे कि एसएसबी कोचिंग से आने के बाद आप खुद के ऊपर भी वर्क कर पाएँ। आपके पास एटलीस्ट 3-4 वीक्स का एक फ्री टाइम होना चाहिए जिसमें आप अपनी जो लर्निंग्स है कोचिंग की उसको अप्लाई कर सकें। सो इफ़ यू वांट टू इनरोल इन LWS SSB बैचेस, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। नाउ मूविंग ऑन टू हाउ शुड वन प्रिपेयर फॉर द पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू इज़ मोर लाइक अ वन-ऑन-वन कॉन्वर्जेशन। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वालिटी जो हर बच्चे के अंदर होनी चाहिए अगर आप SSB जा रहे हो, वो होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द मेन रीजन बिहाइंड लैक ऑफ जॉब्स इन इंडिया। नाउ व्हेनेवर आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन लाइक दैट टू समवन, यू शुड हैव अ स्ट्रक्चर इन योर माइंड थ्रू विच यू विल आंसर माय क्वेश्चन। यहाँ पे बात की गई है कि जॉब्स क्यों नहीं है कंट्री में, व्हाई डू पीपल इन इंडिया आर जॉबलेस। तो आपको सोचना चाहिए कि रूट कॉज क्या है, इस प्रॉब्लम के पीछे के रीजंस क्या क्या हैं और इस प्रॉब्लम को फिक्स कैसे कर सकते हैं। एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच फॉलो करके आप चाहें तो इस टॉपिक को मुझे बहुत ही अच्छे से समझा सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, इफ देयर इज अ कैंडिडेट हु इज नॉट वेरी वेल अवेयर अबाउट द टॉपिक एंड ही इज नॉट हैविंग हिज आइडियाज स्ट्रक्चर्ड, तो वो मुझे कुछ भी बता देगा कि सर पॉपुलेशन ज्यादा है, एजुकेशन की कमी है, मतलब कि द वे ही विल रिप्रेजेंट इन आइडियाज विल नॉट बी इन अ वे that can convince me. So whenever you are speaking to someone, always try to think before you say something. Try to structure your ideas, try to organize your ideas. This will help you a lot in the personal interview. अब कॉन्फ्रेंस की बात करें तो कॉन्फ्रेंस में calmness, analyzing the situation well and reasoning ability, ये 3 ऐसी क्वालिटीज हैं जिन पे अगर आप वर्क करते हैं तो आपको कॉन्फ्रेंस के क्वेश्चंस को हैंडल करने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं अपना खुद का एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। जब मैं TS40th कोर्स के SSB के लिए बैंगलोर गया था तो मेरा कॉन्फ्रेंस अराउंड 40 मिनट्स का था एंड द इंटरव्यूइंग ऑफिसर एंड द बोर्ड प्रेसिडेंट आस्क्ड मी अ लॉट ऑफ क्वेश्चन इनसाइड द कॉन्फ्रेंस हॉल, बट आई जस्ट मेंटेन्ड माय काम एंड आई वाज एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस बिकॉज इट वाज मोर लाइक अ रैपिड फायर राउंड एंड a total of 12 or 13 questions were asked to me. Now in such a situation, if I would have panicked, then definitely I would have not been able to present my ideas well. For example, अगर आपको कॉन्फ्रेंस के दिन ये पूछा जाता है कि out of 2 of your best friends, if I have to recommend one, whom would you choose and why? Now बोर्ड मुझसे क्या पूछना चाह रहा है कि मेरे 2 बेस्ट फ्रेंड्स हैं, अगर मैंने 2 का नाम बताया था इंटरव्यूइंग ऑफिसर को, now they are asking me which one among those should get recommended and the reason behind the same. Now in such a situation, the candidates fall in dilemma. Now they are not able to analyze how to answer such questions. अब इसको एक बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। आपके 2 दोस्तों के बारे में आपने इंटरव्यूइंग ऑफिसर को बताया था। Now they are asking you to pick one. You can simply say, sir, in my opinion, both of them are equally capable and both of them are very very hardworking. And I believe whosoever is able to represent his qualities in front of the SSB well should be recommended. ठीक है, I cannot be biased just because they are my friend. I cannot be biased that pick A not B. This is the kind of response that they expect from you. ऐसा नहीं है कि सर ये मेरा ज़्यादा क्लोज फ्रेंड है तो I would request you to recommend him. ऐसा कुछ आपको आंसर नहीं देना चाहिए, आपको सोचना चाहिए सिचुएशन को। अब यहाँ पे आपका जो आंसर है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बायस्ड हो किसी की तरफ, बिकॉज एज अ फ्रेंड or as a leader you can never be biased with your men. You will always have to be fair on your terms and you cannot be partial with someone. This is what they are looking for. और इसको आंसर करने के लिए आपको बिल्कुल भी ऐसे नहीं सोचना है कि ये तो बहुत ही डिफिकल्ट चॉइस है मेरे लिए। आप सीधे आप ऐसा बोल दो कि जो केपेबल है, जो उस सिचुएशन का एडवांटेज सही से उठाता है, he should be the one to get recommended. That is how you should answer. So I hope you found this video helpful. Thank you and Jai Hind.